आज जिस मॉडल पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मॉडल पेपर या जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है वह यूपी एमएसपी या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और यहाँ पर इस वर्ष किस प्रकार से परीक्षा होगी, प्रश्न का प्रारूप किस प्रकार से होगा, प्रश्न कितने अंक के आएंगे और किस खंड से क्या प्रश्न होगा, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। उन्हीं बातों पर क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके अंदर जो डर है उस डर को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ किस प्रश्न में कितनी बात लिखना है और सटीक जवाब प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, इस पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कर रहा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। तो इस समय का उपयोग सबसे पहले आप प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझने में दीजिएगा और इसके पश्चात आप अपने को सुनिश्चित कर लीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको बेहतर ढंग से आता है, तो उस प्रश्न को आपने सबसे पहले करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। तो पहले प्रश्न में आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कोई कथन सही है, तो सही है और सही नहीं है इन दोनों बातों पर ध्यान रखिएगा और कह रहा है उसे पहचान करके लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है, ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी, देवदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, ये सभी लोग जो है इस सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे बाबू। अब फिर देखिए, क्या भूलूं का क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो देखिए ये सही बात है, ये यहाँ पर विकल्प सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह इनकी आत्मकथा है और इसके 4 खंड हैं। यह 4 खंड इसके हैं। प्रतीक पहले में कह रहा है कि क्या भूलूं का क्या याद करूं है, फिर दूसरे में यहाँ पर है नीड़ का निर्माण फिर और तीसरा खंड यहाँ पर है बसेरे से दूर और चौथा खंड यहाँ पर है 10 द्वार से सोपान तक। तो बाबू ये वाला कथन यहाँ पर जो दिया गया है वो सही है। फिर रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रामविलास शर्मा मुख्यतः क्या थे? यह मुख्यतः आलोचक थे। कुछ कविताएं जरूर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि किसके रूप में है? इनकी प्रसिद्धि आलोचक के रूप में है। फिर मैला आंचल कहानी की विधा है, तो ये कहानी की विधा नहीं बाबू, ये मैला आंचल क्या है? यह उपन्यास है। मैला आंचल एक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। फिर देखिए, ख में कह रहा है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रस मीमांसा यह रामचंद्र शुक्ल की यह आलोचना कृति है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर अथाह सागर यह जयप्रकाश भारती की रचना है और जयप्रकाश भारती यह पहले नंदन पत्रिका आती थी, उस नंदन पत्रिका के संपादक थे। फिर अर्धनारीश्वर यह विष्णु प्रभाकर की रचना है, यह एक उपन्यास है। फिर मेरी असफलताएं यह बाबू गुलाब राय की जीवनी है और अपनी जीवनी को इन्होंने गुलाब राय ने इतनी बेहतरीन ढंग से लिखा है, क्योंकि जीवनी लिखते समय कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करेगा ये इसमें संशय रहता है, लेकिन गुलाब राय ने बड़ी ही ईमानदारी से अपनी असफलता के संबंध में या अपनी जीवनी के संबंध में बताया हुआ है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर लहरों के राजहंस। ये देखिए, लहरों के राजहंस, ये यहाँ पर क्या है? लहरों के राजहंस यह रचना है किसकी? मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश ने इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये है क्या? यहाँ पर यह जो नाटक है, ये लहरों का राजहंस एक नाटक है और इसमें सांसारिक सुख तथा आध्यात्मिक शांति के अंतर विरोधों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर इनके रचनाकारों का नाम पता होना चाहिए। फिर अब यहाँ पर देखिए, घ प्रश्न में कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब यह राम वृक्ष बेनुपुरी की यह प्रसिद्ध रचना है। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर अंग में कह रहा है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर यह तो एकदम याद रखिए कि यह उपन्यास की विधा है और इसको किसने लिखा है? त्यागपत्र आपको याद हो जाना चाहिए, यह जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है
और यह भी क्या है, यह भी एक उपन्यास है। यहाँ पर जो त्यागपत्र है यह उपन्यास है और इसमें अमेल विवाह या कह लीजिए कि अनमेल विवाह के क्या दुष्परिणाम होते हैं बड़ी छोटी उम्र में, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उनमें क्या दिक्कतें होती हैं, इसके संबंध में यहाँ पर इस त्याग पत्र में चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 2 के क में कह रहा है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। देखिए इसमें अब घनानंद बोधा ठाकुर व द्विजदेव, यह याद रखना है, शेख आलम, आप जो भी कोई 2 कवि याद कर सकते हैं उनको यहाँ पर लिखिएगा। फिर ख में कह रहा है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना, इसके पहले भी हमने चर्चा किया हुआ, झरना एक इनकी रचना है, उस झरना रचना से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। इसमें होता क्या है, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया है, प्रकृति प्रेम के संबंध में बात की गई है, रहस्यवाद आपको दिखाई देता है, फिर कल्पना की प्रधानता होती है। तो बहुत सी कविताएं हैं, जैसे दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से सुन, तो इस तरह की जो कविताएं हैं वह सभी छायावाद का उल्लेख करती हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो उत्तरायण कृति है, कराए कि इसके रचनाकार कौन है, तो उत्तरायण कृति के जो रचनाकार हैं वह राम कुमार वर्मा। अब प्रश्न संख्या 3 में देखिए कह रहा है कि जो भी पद्यांश दिया गया है उनमें से किसी एक को पढ़ करके उनके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके नीचे प्रश्नों के उत्तर को आप समझते हुए अच्छी प्रकार से लिखिए। तो यहाँ पर जो खंड दे रहा है उसको देखिए, एक खंड को हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब देखिए पहला कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए क्या है, यह आप तुरंत ही आपको ध्यान कर लेना है कि यह किस पाठ से पूछा गया है, क्योंकि इतनी बार आपने पढ़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस आप अपना लो नहीं करिएगा, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रभक्त और सादगी पसंद कृषक पुत्र थे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में बसी थी। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया। सांस्कृतिक, शैक्षिक व सामाजिक विषयों पर लिखे गए इनके लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो अब देखिए इसके दूसरे खंड में ख खंड में कह रहा है कि रेखांकित जो भी वाक्य हैं उन रेखांकित वाक्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देख करके दूसरे देशवासी या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ से मौलिक रूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह उठते हैं कि भारत तो एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं हैं वरन अनेक जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो देश को सतही दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते हैं। ऐसे लोगों को भारत में विभिन्नता ही नजर आएगी। अब तीसरे खंड में यहाँ पर कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो जिस प्रकार से भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और गांवों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार से भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी कई संप्रदायों की गणना करना कोई आसान कार्य नहीं है। अब चौथे प्रश्न में देखिए बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ससंदर्भ व्याख्या करना है और
काव्य सौंदर्य। तो ससंदर्भ व्याख्या का मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद प्रसंग लिखना है। फिर आपको व्याख्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। फिर इसके बाद जो इसमें काव्यगत सौंदर्य है इसके बारे में चर्चा। तो ये 4 हेडिंग के 4 बिंदुओं के अंतर्गत यहाँ पर बात होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक ही खंड पर चर्चा कर रहे हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर अब ये देख लीजिए कि यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से अपने जीवन का लक्ष्य बनाया तथा साहित्य साधना की। राम नरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी है। तो इतनी बातें जब आप लिख पाएंगे तब आपका संदर्भ पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो कविता यहाँ पर ली गई है या जो पद्यांश यहाँ पर लिया गया है उस पद्यांश में क्या बात हो रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मृत्यु से भयभीत नहीं होने की प्रेरणा दी है। मृत्यु स्वाभाविक क्रिया है और शाश्वत सत्य भी है, अतः इससे घबराया नहीं देंगे। अब देखिए बेटा, अब इसकी व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या में आप कविता को जो भी पद्यांश दिया गया है उसको 2-3 बार समझ लीजिए। समझ करके उसके भावों को समझ लीजिए और अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी व्याख्या कर दीजिए। हे भारत के वीरों, तो निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत होना नहीं चाहिए। मृत्यु स्थान है जहां मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है और पुनः जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें नहा करके जीवन भर की थकान को वह दूर करता है। वह अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और जीवन रूपी दूसरे वस्त्र को धारण करता है। अतः हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। तो इतनी बातें आप लिखते हुए फिर काव्यगत सौंदर्य की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भाषा लिखना है, शैली लिखना है, रस लिखना है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। अगर अलंकार कहीं है तो अलंकार की बात करेंगे। फिर यहाँ पर किस प्रकार से बातें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर भारतीय दर्शन से यह प्रभावित है, परिलक्षित है। तो ये सारी बातें आपको उसमें से खुद ही पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर जो 5 है उसमें कह रहा है कि 2 खंड होते हैं इसमें। 5वें में 2 खंड होते हैं। एक में लेखक के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर 2+1 मार्क होता है। यह इसके क खंड के लिए होता है। इसी प्रकार से 2+1 मार्क यहाँ पर दूसरे खंड ख खंड के लिए होता है। तो 2 खंड यहाँ पर होते हैं और यह कुल 6 अंक का प्रश्न या 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक या कवि का जब आपको जीवन परिचय लिखना है तो लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय आपको उसके जन्म स्थान, जन्म का समय, जिला, प्रदेश, इन सब के बारे में जानकारी दे देना है। फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, माता पिता, इन सब के बारे में जानकारी दे देना है। तो इस प्रकार से इस बात को पहले लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर अब हम डिस्कशन करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि महान नाटककार, कथाकार, महाकवि जयशंकर प्रसाद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं तथा आलोचना साहित्य में भी आपका स्थान सर्वोपरि है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध और समृद्ध साहू परिवार में 30 जनवरी 1890 को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नीबाई था। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है, क्योंकि जब इनकी आयु 11 वर्ष थी तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। 15 वर्ष की आयु होने पर माता का देहावसान हो गया और 17 वर्ष की जब आयु हुई थी तो उस समय इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से प्राप्त किया और अधिक उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन जो उन्होंने
ज्ञान प्राप्त किया लोगों से या स्वाध्याय से, वही ज्ञान उनकी कविता में परिलक्षित होता है। ठीक बेटा, अब फिर साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में आप चर्चा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, नाटक लेखन को इन्होंने नई दिशा दिया। छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ ही साथ खड़ी बोली भी इनमें जो है वो पहले शुरुआत में ये एक ही रचना उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, लेकिन बाद की जितनी भी रचनाएं हैं वह सब खड़ी बोली की रचनाएं हैं। तो नाटकों के संबंध में यहाँ पर बता दीजिए, एक ही रचना आपसे पूछता है तो कोई नाटक बता दीजिए या कोई उपन्यास बता दीजिए, कोई काव्य यहाँ पर बता दीजिए। तो जिसके संबंध में आपको याद हो उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा आपको कर देना है। फिर इनके थोड़ी बहुत भाषा क्या इनकी है और किस प्रकार की शैली में इनका लेखन कार्य। नंबर 5 के ख में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। तो जिस प्रकार से अभी लेखक के संबंध में आपको बताया है कि किस प्रकार से हमको यह प्रक्रिया करना है जीवनी लिखने की, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि के संबंध में भी आप किसी एक कवि के बारे में उनका जीवन परिचय लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति। अब यहाँ पर तुरंत ही आपको देख लेना है कि यह किस पाठ से संबंधित है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। प्रसंग इसमें भारतीय संस्कृत के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब सीधे अनुवाद यहाँ पर करना होता है। अब अनुवाद देखिए क्या है, मानव जीवन को संवारना या दोषों से दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। अब यहाँ पर श्लोक के रूप में क्या दिया गया है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। तो यहाँ पर यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। तो मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा या कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर के सुखी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमेशा यह भी प्रश्न हमने बताया कि पहले से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं कि यह प्रश्न आएगा और उनका अभ्यास आपको अच्छी प्रकार से घर पर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के क में करा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो यहाँ पर अब आपको कोई एक श्लोक जो आपने याद किया हुआ है उस श्लोक को यहाँ पर आपको लिख देना है। अब देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 7 के ही ख खंड में कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति। तो आकाशात् उच्चतरः पिता अस्ति। फिर गृहे सतः मित्रम किम अस्ति। भार्या गृहे सरतः मित्रम अस्ति। लाभेन किम वर्धते। लाभेन लोभः वर्धते। फिर दुर्मुख क आसीत्। दुर्मुख चांडालः आसीत्। फिर ग्रामीणान कः उपाहसत। तो ग्रामीण, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीणान एकः नागरिकः। क्वेश्चन नंबर 8, यह भी हमने बताया हुआ पहले से कि एकदम से डिक्लेयर्ड क्वेश्चन होता है। पहला करा कि करुण अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव एवं परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर अब ये सभी तीनों प्रश्न यहाँ पर पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं कि यही प्रश्न यहाँ पर आएगा। अब देखिए, जब हमको करुण रस या हास्य रस के बारे में लिखना है तो करुण रस अथवा हास्य रस के बारे में लिखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमको परिभाषा लिखना है। करुण रस या हास्य रस दोनों में से किसी एक को करना है। तो एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से लिखना है। करुण रस में किसी अपने के विनाश, दीर्घकालिक वियोग, द्रव्यनाश। द्रव्यनाश का मतलब है कि धन कहीं गायब हो जाए, कोई जेवर चुरा ले, या प्रेमी से सदैव
के लिए बिछुड़ जाने पर या दूर चले जाने पर जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे ही हम करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा सबसे पहले लिखना है करुण रस की क्या परिभाषा है, फिर इसके बाद उसका अस्थाई भाव लिखना है। अब यहाँ पर आगे फिर देखिए आपको बताना है कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है, फिर अस्थाई भाव इसका शोक हो गया। विभाव में अब आलंबन और उद्दीपन विभाव दोनों। तो आलंबन किसे कहते हैं, प्रिय व्यक्ति के मृत्यु अथवा प्रिय वस्तु के नाश को आलंबन कहते हैं। उद्दीपन क्या है, जो मृत शरीर सामने रखा गया है या कहीं पर दाह क्रिया हो रही है या कोई उसकी गुण की बात कर रहा है, उन सब बातें जो है वो उद्दीपन का कार्य करती हैं। अनुभाव क्या है, अनुभाव का यहाँ पर छाती पीटना, रुदन करना, मूर्छा, यह सभी अनुभाव है। फिर संचारी भाव क्या है, यह विषाद, मोह, जड़ता, यह। तो परिभाषा लिखते हुए अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में बताना है और तब जाकर के इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा करना है। देखिए बाबू, यहाँ पर अब करुण रस का उदाहरण, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। लंका विजय के उपरांत जब श्री राम ने लंका के समस्त सूरवीरों का वध कर दिया था तो सभी रानियां अपने मृत जो भी उनके परिजन थे उनके पास बैठ करके इस प्रकार से रो रही हैं। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम अतनु। तो यहाँ पर जब वनवास हो जाता है राम जी को तो दशरथ उनका नाम लेते हुए और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो अयोध्या के नरेश दशरथ के निधन का यहाँ पर यह वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के ख खंड में करा है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसके ख खंड में उपमा अलंकार के बारे में हम बताएंगे। करा है कि उपमा अलंकार क्या है, जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर वाचक शब्द ही सबसे बड़ा इसका जो है पहचान होता है। इसमें सी है, सा है, सम है, से है, के समान है या सदृश है, यह सभी जो है शब्द आते हैं। पर देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। अब यहाँ पर आप बता दीजिए पहले कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं। बढ़िया नंबर प्राप्त करने के लिए बढ़िया लिखना पड़ेगा, सबसे अलग लिखना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ऐसे यहाँ पर उदाहरण हमने लिया कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, यहाँ पर मन है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। फिर उपमान क्या है, यह पीपर पात है। जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता प्रकट होती है उसे उपमान कहते हैं। फिर साधारण धर्म क्या है, डोला, यहाँ पर कांपने लगा। तो उपमेय व उपमान में जो समान गुण होते हैं उन्हीं को हम साधारण धर्म कहते हैं। फिर वाचक शब्द है सरिस। सरिस का मतलब हो गया यहाँ पर समान। तो पीपल के पत्ते के समान उसका हृदय जो है वो कांपने लगा जी। अब यहाँ पर देखिए बेटा 8वें के ग में कह रहा है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उनका उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर अब हम रोला छंद की बात करते हैं कि रोला छंद को हम कैसे लिखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे उसके उदाहरण को समझाएंगे। पहली चीज़ तो एकदम से परिभाषा और पहचान लिखना है। तो परिभाषा और पहचान लिखने के बाद उसका उदाहरण लेना है। फिर उदाहरण लिखने के बाद उसकी प्रत्येक जो पंक्ति है उसकी प्रत्येक पंक्ति के लिए आपको गुरु और लघु जो है मात्रा लगा करके तब आपको बताना है कि किस प्रकार से यह 11 और 13 मात्राएं मिलकर के 24 मात्राएं हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा रोला छंद यहाँ पर क्या है, यह एक सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय या विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय व चतुर्थ या सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 11वीं और 13वीं मात्रा के बाद विराम होता है
और अंत में 2 गुरु होने चाहिए या 2 लघु होने चाहिए तथा इनकी तुकबंदी आवश्यक है। इतनी बात क्रमिक रूप से लिखेंगे, एक साथ आप नहीं लिखेंगे। कहाँ आप हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखेंगे, तब जाकर के यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए बाबू, अब यहाँ पर इसके उदाहरण में जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहाँ पर यह रोला का उदाहरण है। फिर नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, बिच बिच चहरत बूंद मीन मुक्ता हन मोहत। तो यहाँ पर भी यह रोला का उदाहरण है। मात्रा सहित आप इसको प्रदर्शित करना से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो सु है, प्र है, प्रति है, उप है, निर है, अभि है। केवल 3 ही के बारे में सबको यहाँ पर बता दिया है जो भी पेपर में पूछ रहा है। देखिए, सु से सुकन्या, सुकुमार, सुगम और सुकर्म। प्र से प्रगति, प्रबल, प्रभाव, प्रस्थान, प्रकोप। फिर यहाँ पर प्रति से प्रतिकूल, प्रतिरोध और प्रतिक्षण। तो 3 के बारे में आपको लिखना है, अन्य यहाँ पर आपको समझा दिया है। फिर देखिए, इसके ख खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो केवल 2 के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर यह 1 + 1 2 मार्क का होता है। यहाँ पर यह 1 + 1 + 1 यह 3 मार्क का होता है। तो यहाँ पर 6 दिया रहता है, उसमें से 3 करना है। यहाँ पर 5 दिया रहता है, उस 5 में से आपको 2 ही करना है। देखिए, जैसे पढ़ना है यहाँ पर, तो पढ़ना, लिखना, हंसना। फिर पन, लड़कपन, बांझपन। फिर एक है धार्मिक, मासिक, साप्ताहिक। ई है भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय। तो इस प्रकार से इनके सहयोग से आपको या जो शब्दांश दिए गए हैं उन शब्दांशों के प्रयोग से आप या यहाँ पर शब्द हमको बनाना है। फिर ग में देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास बताइए। तो अब ये आपको याद रखना है, केवल आपको यहाँ पर याद रखना है द्वंद्व समास और द्विग समास 2 ही इस बार के पाठ्यक्रम में है। 2 ही यहाँ पर पाठ्यक्रम में है। जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, जहाँ पर राधा और लग जाए तो वहाँ पर द्वंद्व होता है। द्वंद्व होता है मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जहाँ पर प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर सप्तधान्य, जहाँ पर भी पहला शब्द, जैसे यहाँ पर सप्त है, यहाँ पर चौ है, तो जहाँ पर संख्यात्मक होता है पहला शब्द वहाँ पर द्विग समास होता है। तो 7 अनाजों का समूह यह द्विग समास हो गया। फिर चौराहा यह द्विग समास हो गया। फिर उत्थान और पतन, उत्थान पतन, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो घर का गृह हो जाएगा, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, चांद का चंद। तो यहाँ पर तत्सम का मतलब है कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों जो लिए गए हैं उसे ही हम जो है तत्सम रूप कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंग में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो ईश्वर का परमेश्वर, परमात्मा, भगवान। फिर कमल का पंकज, नीरज, सरोज। इसी प्रकार से फूल और जंगल का यहाँ पर पर्यायवाची लिखा गया है। फिर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी या किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल यण संधि ही पाठ्यक्रम में है। इस बार के पाठ्यक्रम में केवल और केवल यण संधि है। बस केवल आपको इसके संधि विच्छेद पर ध्यान देना है। जैसे प्रत्युत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम, स्वागतम, सु प्लस आगतम। इसी प्रकार से इत्यादि, इति धन आदि, और लाकृति, री धन आकृति। तो इसका संधि विच्छेद कर लिख सकते हैं कि सभी, क्योंकि पाठ्यक्रम में केवल और केवल यण संधि है तो वही केवल यहाँ पर पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ख में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन लिखिए। तो मधु, नदी, फल, मति। यह 4 ही आपको याद भी रखना है। यही 4 केवल पाठ्यक्रम में है, जो यहाँ पर पूछा गया है वही केवल पाठ्यक्रम में है। तो इसकी चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर देखिए, द्विवचन में मधुभ्याम और नदीभ्याम,
इसी प्रकार से फल का फलाभ्याम और मतिभ्याम। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष और वचन, तो यह भी यही पाठ्यक्रम में है, एक और है यहाँ पर, तो केवल 4 ही यह पाठ्यक्रम में है, हंस का, पठ का, ठीक है। तो इस तरह से यह यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में है वही पूछा। यहाँ पर धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है, वचन लिखना है। तो यहाँ पर अहसम का यह धातु हस है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। फिर पठावा का यह पठ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 10 के घ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयागः गंगायाः तटे स्थित है। तुम दोनों क्या करते हो? युवाम किम कुरुतः। विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयेन वर्धते। गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा भारतस्य पवित्र नदी अस्ति। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वयम पितरो सेवा 5 आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आप निबंध लिखिए। उसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, पर्यावरण प्रदूषण है, वन महोत्सव है, साहित्य और समाज है। तो एक निबंध आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अभिप्राय है, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान परिदृश्य में क्यों है, स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार, समाज, विद्यालय की क्या भूमिका है, क्या इसमें आप कमियां रह गई हैं उस कमी के बारे में बता सकते हैं। पर जाकर के आप उपसंहार लिखेंगे। इस प्रकार से आपका निबंध पूरा हो जाएगा। फिर 12वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी एक जो है खंडकाव्य में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो कर्ण खंडकाव्य है उसका हमने यहाँ पर लिया हुआ, देखिए करा धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का कथानक लिखिए। इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा सर्ग है उस दूसरे सर्ग का, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछता है कथानक, कथानक, फिर कथा वस्तु। तो कथानक, कथा वस्तु या यहाँ पर इसकी संपूर्ण कहानी पूछता है। फिर दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो इस भाग से देखिए चरित्र चित्रण या तो कर्ण का होता है, या तो यहाँ पर कुंती का होता है, या तो श्री कृष्ण का। यह 3 ही यहाँ से चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं।